आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। तो आज हम आर का जो लास्ट ईयर का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले जो जनरल स्टडीज है उसको देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते क्या आया था। पहला क्वेश्चन था द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स आफ्टर फॉसिल फ्यूल्स कंट्रीब्यूटिंग टू इंडिया एनर्जी नीड इज। तो हिंदी में इसका जो पढ़ लेते एक बार क्या है। जीवाश्म ईंधन के बाद भारत वर्ष की ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। तो इसका आंसर हम लगा देते हैं। पहले हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। सॉरी, ब्लैक रख रखा था पहले। तो इसका आंसर जो है सोलर एनर्जी हो जाएगा। सोलर एनर्जी हमारा हो जाएगा। तो इसमें जो है मतलब ये सिर्फ हमें आंसर ही नहीं देखना है। जब सॉल्व करते हैं कभी भी मॉक टेस्ट या कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें सिर्फ आंसर ही देखते हैं, उसमें और भी कुछ देखना होता है। जैसे सोलर एनर्जी है, तो सोलर एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोड्यूस हो रही है। अब पूरे इंडियन स्टेट में देखना है कहाँ पे कितना क्या हो रहा है। और जो सबसे पहला जो है नंबर वन पे जो है वो राजस्थान है। राजस्थान सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करता है, क्योंकि राजस्थान आप जानते ही हो कि एक मरुस्थल जैसा राज्य है। यहाँ पे 17,839 मेगावाट जो है मतलब यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। ये आप नहीं याद करोगे जब भी चल जाएगा। पहले राजस्थान है, फिर उसके बाद सेकंड पे गुजरात है। सेकंड पे गुजरात है। और उसके बाद कर्नाटका जो है गुजरात के बाद कर्नाटका है। कर्नाटका का फोर्थ नंबर पे एमपी है। और फिफ्थ नंबर पे जो हमारा यूपी है। फिफ्थ नंबर पे हमारा यूपी है। यूपी का याद कर लेना जरूर से जरूर। फिफ्थ नंबर पे आएगा हमारा यूपी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फिफ्थ नंबर पे हम यूपी आएगा हमारा। तो ये यूपी वाला जरूर याद कर लेना कि सोलर एनर्जी में क्या किस स्थान पे आता है यूपी। तो पांचवें नंबर पे हमारा यूपी आता है। पहले पे जो राजस्थान आएगा, फिर सेकंड पे गुजरात, फिर कर्नाटका, फिर एमपी, फिर यूपी। यूपी में जो है 2526 मेगावाट एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है। अभी जो हमने देखा कि मतलब 172 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है इंडिया। ये भी याद रखना, 172 गीगावाट। इसको राज्यसभा में जो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है रिन्यूएबल एनर्जी के, उन्होंने बताया कि इंडिया अब जो मतलब 172 गीगावाट की अचीवमेंट अचीव कर चुका है। उसके बाद सेकंड जो है हमारा, इसको जितने भी देखा है हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें लगाना है। तो सबसे पहले इसका आंसर क्या है वो देख लेते हैं। इसका आंसर है जो है वो है, इसका सबसे पहले हो जाएगा 1854। 1854 में क्या चालू हुआ था। तो इसमें टेक्सटाइल टेक्सटाइल जो है सबसे पहले आ जाएगा, फोर्थ नंबर सबसे आगे आ जाएगा। तो इसका हो जाएगा सेकंड। सेकंड जो है इसका राइट है। तो जो 1854 में जो है ये टेक्सटाइल जो था हमारा इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी बॉम्बे में। और उसके बाद हमारा आ जाता है दो सेकंड। सेकंड जो है हमारा स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट जूट मिल इन रिसरा। रिसरा जो है ये हुगली का एक, हुगली में पड़ता है, हुगली के वेस्ट बंगाल में। इसको जो है 1855 में किया था। 1855 में। इसका भी याद रख लेना कि मतलब कब क्या हुआ था, जब भी आप कर पाओगे। 1855 में हुआ था ये। 1855 में हमारा ये हुआ था। उसके बाद हमारा जो है डेवलपमेंट ऑफ शुगर इंडस्ट्री बाय इंडियंस। नहीं, थर्ड। उसके बाद हमारा थर्ड आ जाएगा, सॉरी, जो प्रोडक्शन ऑफ स्टील इन इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम जो हुआ था, ये जमशेदपुर में। सबको पता होगा ये जमशेदपुर वाले जो टाटा टाटा जी ने ये स्टार्ट किया था। जमशेदपुर वाला जो है ये। और ये स्टार्ट हो गया था 1907 में। ये हुआ था 1907 में। ये हो गया जमशेदपुर वाला जो जमशेदपुर टाटा स्टील जो है, ये हो गया था हमारा 1907 में। 1907 में ये स्टार्ट हो गया था हमारा। ये भी याद रख लेना आपको ये सारी चीजें। उसके बाद हमारा जो डेवलपमेंट ऑफ शुगर इंडस्ट्री बाय इंडियन जो है ये 1932 में आया था ये। 1932 में आया था ये। तो ये भी याद रखना 1932 में। तो सबसे पहले कौन सा है यहाँ पे जो 1854 होगा। सबसे पहले स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट टेक्सटाइल मिल इन बॉम्बे 1854 में स्टार्ट हुआ। फिर इसके बाद एक साल बाद ही यहाँ पे स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट जूट मिल इन रिसरा। रिसरा जो हुगली हुगली के पास है, हुगली के अंदर ही है, मतलब ये 1855 में हुआ था। और उसके बाद थर्ड जो हुआ था हमारा 1907 में, जो है प्रोडक्शन ऑफ स्टील जो हुआ था जमशेद जी टाटा जी ने इसे स्टार्ट किया था 1907 में। और डेवलपमेंट ऑफ शुगर इंडस्ट्री जो हुई थी 1932 में स्टार्ट। तो हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ अब। तो सबसे पहले क्या है इसमें जो है हमें गलत मैच निकालना है, कौन सा गलत मैच हुआ है। तो जो इसका जो आंसर होगा ये होगा डी। जी, डी होगा इसका, जेजाक भुक्ति। तो जेजाक भुक्ति जो है वो कौशाम्बी में नहीं है। ये बुंदेलखंड रीजन का एक पार्ट है, जो मतलब बुंदेलखंड में आता है। कुसाऊ एमपी। एमपी आपने सुना होगा, जहाँ पे जो कुसाऊ राज था, चंदेलों का राज था, वहाँ पे जेजा भुक्ति, जेजाक भुक्ति का नाम वो थी, एक शहर था जो एमपी में है। और ये जितने भी ऊपर है, कोल वाला हो गया और जो अलीगढ़ वाला हो गया। जो कोल को है 18th सेंचुरी तक इसको कोल कोल भी कहा जाता था, या कोयल भी कहा जाता था। ये कोल या कोयल दोनों कहा जाता था। और जो महोबा शहर है उसको महोत्सव नगर भी कहते हैं। और उसके बाद रतनपुर भी कहते हैं इसको। कन्नौज में महोदयश्री भी कहते हैं। और कंगा कुब्जा भी कहते हैं इसको, कंगा कुब्जा भी कहते हैं। और ये महोदयश्री जो है ये हमें कहाँ से पता चलता है। ये जो हमारे जो वाल्मीकि रामायण है वहाँ पे भी इसको महोदयश्री के नाम से जाना जाता था। और उसका महाभारत में भी इसी नाम से जाना जाता है महोदयश्री। और पुराणों में भी इसको महोदयश्री का ही नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर जो होगा डी होगा, जेजाक भुक्ति, जो कौशाम्बी में नहीं, कौशाम्बी में को नहीं कहते थे। ये चंदेलों का एक राज्यों का मतलब वंशों का एक शहर था, जो मतलब एमपी में कुसाव जो है वहाँ पे है।
उसके बाद हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है, यहाँ पे हमसे पूछा गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल स्ट्रगल मेला फेयर ऑफ उत्तर प्रदेश बोथ हिंदू एंड मुस्लिम कम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा नौचंदी का मेला होगा, ये हमारा ए हो जाएगा हमारा, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सभी आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, इसलिए होता है यहाँ पे क्योंकि जो ये मेरठ में पड़ता है, ये जगह पे मेरठ में ये मेला लगता है। और यहाँ पे जो है नौचंदी टेम्पल और जो दरगाह बाला मियाँ का है एक साथ में है। तो ये जो होता है ये एक साथ होता है कि हिंदू मुस्लिम दोनों एक साथ ही मनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक टेम्पल भी है जिसे नौचंदी टेम्पल कहते हैं और एक दरगाह भी है बाला मियाँ की। तो इस वजह से यहाँ पे जो मेला है वो दोनों समुदाय मनाते हैं, मुस्लिम हिंदू दोनों मनाते हैं यहाँ पे। और 1857 में जो नाना साहब थे, जो 1857 के रिवोल्ट में यहाँ गए, इस मेले में गए और यहाँ के लोगों से अपील की कि मतलब जो ब्रिटिश है उनका विद्रोह करे। यहाँ पे नाना साहब भी गए हुए थे। और फुलडोल मेला तो आप जानते हो, फुलडोल मेला जो है वो मतलब यूपी में नहीं है, राजस्थान का एक मेला है। और बाटेश्वर मेला जो है लाइव स्टॉक का मेला है, जहाँ पे मतलब एनिमल्स के मतलब बिक्री होती है यहाँ पे, बफेलो काऊ। और ये आगरा में है। और जो नौचंडी है वो मेरठ में, ये याद रखने लगा। इसके अलावा हम और भी कुछ देख सकते हैं, कुछ और जगह भी देख सकते हैं। उसके बाद इस साल यूपी में कुंभ भी हो रहा है। तो कुंभ हो रहा है तो कुंभ की भी सारी चीजें याद कर लेना। तो आते हैं 5वें नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। तो ये बूलर बूलर जो है वो जम्मू कश्मीर में, और ये इंडिया का सबसे फ्रेश वाटर लार्जेस्ट लेक है। ये जम्मू एंड कश्मीर में है, यही आपका आंसर होगा। ये जम्मू और कश्मीर में होगा, जम्मू और कश्मीर। और ये जो सांबर है ये उड़ीसा में है आपके, और उड़ीसा में ये है। और ये जो है सबसे सैलाइन वाटर का जो है, ये सबसे लार्जेस्ट है जो इनबाउंड लैंड में है, ये उड़ीसा में है सांबर वाला, ये भी याद रख लेना। और भी कुछ लेक याद कर लेना। वर्ल्ड की जो सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वो भी याद कर लेना। लेक सुपीरियर कहते हैं उसको, लेक सुपीरियर, लेक सुपीरियर कहते हैं उसको, वो भी याद कर लेना आप। लेक सुपीरियर जो है ये हमारे नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पड़ता है। और ये जो है कनाडा, कनाडा और जो है और अमेरिका यूएसए के मतलब बॉर्डर पे पड़ता है ये। ठीक है। लेक सुपीरियर जो है वो सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है हमारा। जो साइक्लोन जो है हमारे टोक्टे, ये कहाँ आया था, टोक्टे जो आया था ये हमारा अरेबियन सी में आया था, क्योंकि ये हमारे इंडिया के वेस्टर्न साइड पे आया था, वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी पड़ता है, तो ये हमारा अरेबियन सी होगा। जो मिताली एक्सप्रेस जो है वो कहाँ किन दो शहरों के बीच में चलता है, ढाका, ढाका जो है ये हमारे बांग्लादेश में है। और न्यू जलपाईगुड़ी जो है ये हमारे वेस्ट बंगाल का पार्ट है, और ये बांग्लादेश का पार्ट है। तो ये भी याद रख लेना मिताली एक्सप्रेस। और भी कुछ ट्रेनें होंगी तो उसको भी याद कर लेना। और जो कुछ परियोजनाएं जो थी लास्ट ईयर में जो इंडिया और बांग्लादेश ने एक साथ किया है वो भी याद कर लेना, एक बार वो भी देख लेना, क्योंकि अगर लास्ट ईयर क्वेश्चन आए तो इस साल भी आ ही सकता है। और उसके बाद यहाँ पे जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इकोसिस्टम इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी जो सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा मैन ग्रुप में होता है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेश वाटर बिल्कुल आता है और साथ में अपवाद होते आते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इकोसिस्टम देखा जाता है, फिर उसके बाद ग्रास लैंड में होता है, उसके बाद लेक्स, उसके बाद ओशियंस में देखा जाता है। 9 क्वेश्चन जो है वो कोरम के हिसाब से। कोरम क्या होता है, कोरम जो होता है जैसे मतलब लोकसभा में अगर 453 मेंबर है तो 453 मेंबर में से कुछ मतलब एक कॉलम बना रखा है कि इतने मेंबर होने चाहिए, जब भी जो मतलब सभा है वो सदन है वो चलेगी आगे, नहीं तो उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा अगले बार के लिए। तो इसके लिए तो स्टेट में भी यही है, स्टेट लेजिस्लेटर में भी यही है, जो मतलब या तो 10 लोग होंगे या तो 1/10 होगा, जो भी हाई होगा उन दोनों में से कोई एक ही कॉलम बनेगा उस स्टेट का। अब जैसे यूपी जैसे शहर में तो बहुत ज़्यादा 403 सीटें हैं, तो 403 सीटें हैं तो वहाँ पे तो कोरम जो है जो मतलब 1/10 लगभग 43 वो 40 के सीटें के आसपास जो है वो कोरम होगा। पर जैसे हमारे और भी स्टेट है जहाँ पे बहुत ही कम सीटें हैं, सिक्किम हो गया, गोवा हो गया, तो वहाँ के लिए एक हम कोरम बना रखा है, या तो वहाँ पे 10 हो 10 हो या तो 1/10 हो, वहाँ पे कोई एक होना चाहिए, वहाँ पे जो भी हाई होगा वो वहाँ का कोरम होगा उस स्टेट का। जो ये सितार होता है उसमें कौन सा साउंड वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, तो वो हमारा हो जाएगा डी, इसका डी आंसर होगा। तो जो हमारा आगे हम 11 क्वेश्चन पे इन इंडिया बिजनेस विथ इन्वेस्टमेंट अप टू 1 करोड़ एंड टर्न ओवर अप टू 5 करोड़, तो वो कौन सा होगा, वो आंसर है आपका। तो 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होता है और 5 करोड़ तक का होता है, तो उसको माइक्रो माइक्रो एंटरप्राइजेस कहते हैं। माइक्रो एंटरप्राइज में 1 करोड़ होता है, ये आपने देख लिया, 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट होता है अप टू। और टर्न ओवर जो होता है इसका 5 करोड़ होता है, टर्न ओवर जो होता है 5 करोड़ होता है, इसका टर्न ओवर 5 करोड़ होता है, इसका इसका टर्न ओवर 5 करोड़ है। या तो हमारा जो स्मॉल स्मॉल एंटरप्राइजेस है इसका क्या है, ये भी देख लेते हैं, क्योंकि कभी भी ये क्वेश्चन आ सकता है, जब अगली साल आया था क्या पता इस साल भी आ जाए। तो इसका जो मतलब इन्वेस्टमेंट है इसमें जो है, इन्वेस्टमेंट जो है वो 10 करोड़ तक का होता है, और जो टर्नओवर होता है इसमें 50 करोड़ तक होता है। टर्नओवर जो है इसका 50 करोड़ होगा, 50
इसकी 50 करोड़ होगा, टर्नओवर इसका 50 करोड़ होगा। और जो हमारा मीडियम होता है, मीडियम में जो इन्वेस्टमेंट होगा हमारा 20 करोड़ होगा, 20 करोड़ हमारा इन्वेस्टमेंट होगा। और अप टू जो है 100 करोड़ तक का हमारा टर्नओवर होगा, जब भी हमारा जो एंटरप्राइज होगा वो मीडियम में आएगा। तो ये आपने देख लिया, ये नोट भी कर लेना कि मतलब कितने क्या किस में आता है, क्योंकि पिछली साल आया तो इस साल भी आने का कोई कुछ चांसेस तो बनते ही है। और हो सके क्या पता ये ना पूछे तो मीडियम का पूछ ले कितना है, या स्मॉल का पूछ ले, माइक्रो लास्ट ईयर पूछ लिया है तो आ भी सकता है। तो 12 क्वेश्चन में आता है, अरेंज द फॉलोइंग सीजन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकाउंटिंग टू हिंदू कैलेंडर। तो हिंदू कैलेंडर में सबसे ऊपर जो हमारा आता है वो आता है स्प्रिंग। सबसे पहले वर्ष वो स्प्रिंग आता है हमारा बसंत का। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है समर। ठीक है, बसंत के बाद समर आता है। उसके बाद थर्ड पे हमारा रैनी सीजन आता है, जिसे मानसून भी कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा ऑटम। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से जो देखा जाए तो सबसे पहले स्प्रिंग आएगा, तो थर्ड होगा ये रहा यहाँ पे। थ्री 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 सेकंड फोर्थ वन, थर्ड स्प्रिंग हो गया, और सेकंड हमारा समर हो गया, और फोर्थ हमारा रैनी, और फर्स्ट हमारा ऑटम सीजन हो जाएगा। 13 क्वेश्चन जो है हमारा वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टेड ई राशन कार्ड सर्विस इन द फर्स्ट टाइम। तो ये हमारा दिल्ली ने किया था। ये लगभग शायद 2018 में किया था, मेरे को सही से याद नहीं है, पर देख लेना 2018 में किया था ये। और ये जो द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो वो पास हुआ था पार्लियामेंट में, ये कब हुआ था? तो ये 2005 में पास हुआ था। 2005 में पास हुआ था। आपको कुछ अलग कुछ और भी एक्ट देख लेना है, जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट जो है, ये हमारा 2010 में एनजीटी जो था है हमारी जो इसका एक्ट जो है एनजीटी का, वो हमारा 2010 में पास हुआ था। आपको और भी एक्ट देख लेने हैं जो मतलब इन्वायरमेंट के रिलेटेड है, ये सारी देख लेना है कि मतलब कब पास हुआ था। और कुछ रिपोर्ट भी इन्वायरमेंटल की पढ़ लेना है आपको। और जो 15 क्वेश्चन है हमारा जो है, ये हमारा जो इसका है बहुत जो है राइट है। और क्योंकि दादा नौरोजी ऑर्गेनाइज द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन 86 में लंदन में किया था। और जो इसको इसलिए किया था ताकि जो ब्रिटिश पब्लिक है उनको इन्फ्लुएंस करा जा सके। तो ये इसका जो है ये बहुत ही मतलब सही रहेगा, इसका सी होगा इसका ऑप्शन। हिस्ट्री में तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन आए हैं लास्ट ईयर देखा जाए तो मॉडर्न हिस्ट्री क्या है, तो मॉडर्न हिस्ट्री बिल्कुल सही से कंप्लीट कर लेना। आप चाहे तो मतलब पहले मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करें, क्योंकि आपका जब पेपर आर ओ में सबसे ज़्यादा जो है सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री पूछा गया है। जो 2019 का जो ISFR जो रिपोर्ट था 2019 के, उसके तहत सबसे ज़्यादा ट्राइबल कहाँ पाए गए हैं? तो सबसे ज़्यादा ट्राइबल जो है मणिपुर में पाए गए हैं। सबसे ज़्यादा है मणिपुर में पाए गए हैं। 16 डिस्ट्रिक्ट जो है मणिपुर की, वो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट पाई गई है। मणिपुर की 16 डिस्ट्रिक्ट पाई गई है मणिपुर की। नागालैंड की 15 पाई गई है। नागालैंड में 15 डिस्ट्रिक्ट जो है मेनली ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, 15 जो है। और मेघालय में जो जितनी मेघालय में 12 पाई गई है। और वही मिजोरम में 11 पाई गई है। मिजोरम में 11 पाई गई है। और आपको ये जो इंडियन स्टेट फॉर फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 से ये पढ़ के जाना है इस बार भी, क्योंकि इसके भी एक क्वेश्चन तो आ ही सकता है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज रिलीज करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश इन द वर्ल्ड। तो सब जानते हैं इसका चाइना होगा। जापान किसके लिए? जापान ऑटोमोटिव के लिए। ऑटोमोटिव सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है। ऑटोमोटिव इक्विपमेंट जो है ऑटोमोटिव के, ये सारे सबसे ज़्यादा यहीं पे प्रोड्यूस होते हैं, जापान में। तो जो हमने हाउ मैनी महाजनपद वर लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे ऑफ उत्तर प्रदेश अमोंग द ओल्डर 16 महाजनपद ऑफ इंडिया। तो महाजनपद जो थे वो 16 जनपद थे। 16 जनपद में से जो 8 जो जनपद थे वो आधा जो थे, आधा 16 का आधा कितना होगा? 8 8 हमारे यूपी में थे। तो ये भी आपको याद करना है। 8 यूपी में थे 16 में से। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। जो इसमें 19 क्वेश्चन है वो देखते हैं, हाउ टू आइडेंटिकल बल्ब शुड बी कनेक्टेड टू गेट मैक्सिमम लाइट। तो अगर दोनों पैरेलल होंगे तभी वो मैक्सिमम लाइट प्रोड्यूस कर पाएंगे, तो ये होगा हमारा सेकंड। 19 का सेकंड मतलब बी, ओनली बी होगा। सेकंड होगा तो यहाँ पे बी होगा इन केस मोड। ठीक है। और उसके बाद इसमें पूछा गया कौन सी कंपनी एक्ट यहाँ पे गलत दिया गया है। तो 2000 कंपनी एक्ट जो है ये हमारे यहाँ पे सही दिया गया है। कंपनी एक्ट 2013 जो जो 2023 में 13 में पास हुआ था। उसके बाद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में है ये। 1870 में नहीं था ये, 1872 में है। ये बहुत पुराना एक्ट है। अभी भी इंडिया में इसको रिवाइज नहीं किया गया। कंपनी एक्ट को तो रिवाइज कर दिया गया है। और पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये भी सही है हमारा। सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन जो है बी था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो नहीं 21 नंबर पे चलते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 12 हृदय सिटी चूज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज सिटीज।
तो मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था, हृदय नाम की एक परियोजना लेके आए थे, जिसके तहत इन्होंने 12 सिटीज होते हैं उनको रीडेवलपमेंट करने के लिए एक प्रोग्राम लेके आए थे। तो उसमें से जो 12 सिटी में से इसमें से कौन सा नहीं है वो बताना है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा आगरा, आगरा नहीं होगा। जो हृदय का है, हृदय का फुल फॉर्म भी जान लेना। हृदय का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल नेशनल हेरिटेज नेशनल नेशनल हो जाएगा। नेशनल आप लिख लीजिए, नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, ये फुल फॉर्म है इसका। आप दोबारा सुन लीजिए, नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट ऑफ ऑगमेंटेशन योजना। एक बार दोबारा सुन लीजिए, नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, हेरिटेज। इसको 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। इसमें 12 साइट थी, जो पहली थी अमृतसर, फिर बादामी थी, उसके बाद अजमेर थी, अमरावती थी, द्वारका था और गया था, उसके बाद कुचिपुरम था और मथुरा था, पुरी था, वाराणसी था और बेलाकन्नी था और वरंगल था। ये 12 शहर थे जिसको रीडेवलपमेंट के लिए चुना गया था। तो ये भी याद कर लेना। और जो इसमें से हमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैच, जो इसमें से नॉट करेक्ट मैच है वो करना है। महिला समृद्धि योजना 1933 में, ये तो सही है हमारा। और जो बी है, वुमेन सेल्फ एम्पावरमेंट प्लान 1992, ये भी सही है हमारा। और ये वुमेन एम्पायर प्लान 1989, ये भी हमारा सही है। जो हमारा नेशनल पोषण मिशन प्लान 2003 है, ये हमारा गलत है, ये हमारा 2018 में हुआ था। 2018 में इसको चालू किया गया था, ये गलत है। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी, इसको 2018 में। तो जो मतलब वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो योजना लाई है वो भी पढ़ के जाना है। और यहाँ पे 23 क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट कैपिटल अपीयर सेम व्हेन लुक्ड एट इन ए मिरर। तो कौन से वैसे अल्फाबेट्स होंगे जो मिरर में भी सेम दिखाई देंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो उसमें से 11 है, 11 जो होंगे अनचेंज होगा। इसमें होगा ए, आप ए को देख सकते हो कभी भी, इसके साइड में अगर मिरर रख दोगे तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ए, एच हो गया, या आई हो गया, एम हो गया, एम हो गया, ओ हो गया, ठीक है, टी हो गया, टी हो गया, यू हो गया, वी हो गया, डब्ल्यू हो गया और एक्स। और जो हमारा वाई है, वो सॉरी वाई नहीं होगा, जेड होगा हमारा। ये 11 अक्षर जो होंगे अल्फाबेट हो गए, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, मिरर में भी देखोगे जब भी ये सेम दिखाई देगा। तो जो हमारा 24 है वो पढ़ देते हैं। विद द रेफरेंस टू इंडियन सिविल सर्विस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 प्रोवाइड फॉर ए सेपरेट एग्जामिनेशन फॉर इंडियन सिविल सर्विस विच वाज टू बी हेल्ड इन इंडिया। तो जो 1990 में जो है, जो सिविल सर्विस के लिए एक सेपरेट एग्जाम करने के लिए एक घोषणा की गई थी, जो इंडिया में होगी, ये बात सही है। और जो 1947 में इन द इंडियन सिविल सर्विस इन 1941 द परसेंटेज ऑफ इंडियन वाज मोर एज कम्पेयर टू यूरोपियन, तो ये भी बात सही है। जो 1941 का जो सिविल सर्विस एग्जाम हुआ था, उसमें जो इंडियन थे वो ज़्यादा सिलेक्ट हुए थे यूरोपियंस की तुलना में। तो ये इसका आंसर होगा बोथ 1 एंड 2। और जो 25% है, विच वाज द टोटल परसेंटेज ऑफ सेंट्रल रेवेन्यू स्पेंट ऑन मिलिट्री फोर्स इन ब्रिटिश इंडिया। तो ब्रिटिश इंडिया में जो मिलिट्री पे था उस पर बहुत ज़्यादा खर्चा होता था, आपको भी पता है, क्योंकि आपस में भी लड़ना होता था और जो इंडियन के साथ भी जो विद्रोह हो रहे थे उनसे भी लड़ना होता था। तो इसमें 40% जो रेवेन्यू था इंडियन ब्रिटिश के समय में, ये यहाँ पे 40% मिलिट्री बेस पे ही खत्म कर देते थे, मिलिट्री फोर्स पे ही खत्म कर देते थे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक अलविदा, बाय, थैंक यू।